नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में और तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक श्रृंखला चल रही है, ट्रिक्स की श्रृंखला चल रही है। हम लोग जो है प्रकाशन काल के क्रम से सभी रचनाओं को याद कर रहे हैं। तो अब अभी तक मैंने आपको 1960 तक की सभी रचनाएं कंप्लीट करवा दी हैं। 1960 तक जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं, जिनके मतलब रचना काल हमारे पास हैं, और कुछ रचनाएं जिनके रचनाकाल नहीं पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। तो जो क्रम से चलने वाली बात है, उसमें उसकी श्रृंखला में आज हम 1961 से लेकर 1965 तक 5 सालों की रचनाएं कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1961 से लेकर 1965 तक की रचनाओं में सबसे पहले आती है परिवेश हम तुम। देखिए 1961 की रचनाएँ जो हैं, ये इतनी सारी रचनाएँ ये 1961 की हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी रचनाएँ 1961 की हैं। ठीक है, तो 1961 परिवेश हम तुम, कुछ और कविताएं, उर्वशी, त्रिभंगिमा, आंगन के पार द्वार और शिलापंख चमकीले। ठीक है, ये रचनाएं जो 1961 की है, इनको आप कैसे याद करेंगे। देखिए परिवेश हम तुम कुंवर नारायण की लिखी हुई है। कुंवर नारायण जो मैंने आपको बताया है, पीछे भी मैंने आपको इसकी ट्रिक्स बताई हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कुंवर नारायण जब आप याद करेंगे तो आप ये याद कर लीजिए कि कुंवारा जो है वो नारायण बन गया। नारायण बनने का मतलब क्या हुआ, उसकी शादी हो गई। आपको पता है जब विवाह होता है तो दूल्हा का जो रूप है वो नारायण का रूप माना जाता है, और दुल्हन का रूप क्या माना जाता है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो अगर कुंवारा नारायण बन गया तो इसका मतलब उसका विवाह हो गया। ठीक है, और देखिए जब कुंवारा नारायण बन जाएगा और उसका विवाह हो जाएगा तो उसे कैसा परिवेश मिलेगा, हम तुम वाला परिवेश मिलेगा। हम तुम का मतलब क्या हुआ, हम और तुम, यानी मेरी पत्नी और मैं। ठीक है, तो जब कुंवर नारायण बन जाते हैं तो उन्हें कौन सा परिवेश मिल जाता है, हम तुम वाला। ठीक है, हम तुम। ठीक है, तो हम तुम कब होता है, जब विवाह हो जाता है। ठीक, तो बस इतनी बात याद रख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर जी की है। शमशेर बहादुर, ठीक है, शमशेर बहादुर। अब देखिए मैंने आपको एक रचना पहले पीछे भी बताई थी, कुछ कविताएं, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में कुछ कविताएं बताई थी। देखिए मैंने आपको बताया था कि शमशेर बहादुर जो हैं वो शेर बनते बनते बहुत परेशान हो गए। बहुत दिनों से वो शेर बन रहे थे, बहुत वीरता भरे कार्य कर रहे थे, तो वो अब बोर हो गए। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा कार्य करता हूँ जो कि ये वीरता से परे हो, और बस मैं आराम से बैठ के अपनी जो भावनाएं हैं उनको मैं दूसरों के सामने निकाल सकूं। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि शेर ने क्या सोचा, शेर ने कि भाई अब मैं जो है कविताएं लिखना शुरू करता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि भाई पहला जो टॉपिक है वो मेरा क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ कविताएं लिखी पहले तो। ठीक है, उसके बाद जब वो कविताएं ख़त्म हो गई, वो किताब उन्होंने लिख दी, तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई मज़ा आ रहा है लिखने में कविताएं, तो अब ऐसा करता हूँ कुछ और कविताएं लिखता हूँ। किसने, शेर ने। शेर जानते हैं ना आप, शमशेर। ठीक है, तो शमशेर भी थे और बहादुर भी थे वो, तो उन्होंने कुछ और कविताएं भी लिख दी। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ कि वो जो बोर हो गए थे वीरता भरे कार्य कर करके, शेर की तरह बने हुए थे इतने दिनों से, तो अब उन्हें ऐसा लगा कि हाँ अब वो इंसान की तरह हो गए हैं, अब वास्तव में वो कविताएं लिख सकते हैं। तो पहले उन्होंने कुछ कविताएं लिखी, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ और कविताएं लिखी। ठीक है, ये दोनों ही जो संकलन है ये किन के हैं, शमशेर बहादुर के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर है उर्वशी। उर्वशी 1961। देखिए मैंने आपको एक रचना बताई थी, उर्वशी जो है वो जयशंकर प्रसाद की भी लिखी हुई है, 1905 की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि उर्वशी जो है वो जयशंकर प्रसाद की भी, और उर्वशी जो है ये दिनकर की भी है। तो आपको याद रखना है। तो उर्वशी ऐसी रचना है जिसको याद करने के लिए जो है कोई विशेष ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं उर्वशी दिनकर की लिखी हुई है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो आप मुझे लिख कर भेज दीजिए। वैसे तो आप सभी को पता होगी 1961 में उर्वशी जो है दिनकर ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर त्रिभंगिमा। त्रिभंगिमा जो है ये बच्चन की लिखी हुई है, हरिवंश राय बच्चन जी की। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए मैंने आपको हरिवंश राय बच्चन जहाँ जहाँ बताया अमिताभ बच्चन से कनेक्ट कर दिया है उसको। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए कि बच्चन जी जो है हमारे, जो बच्चन जी हैं हमारे बच्चन। ठीक है, बच्चन का मतलब कौन, अमिताभ बच्चन। वो त्रिभंगिमा में रहते हैं। त्रिभंगिमा का मतलब है कि 3 रूपों में दिखाई देते हैं। कैसे, देखिए एक तो रोमांटिक मूवीज़ में उन्होंने काम किया, तो रोमांटिक हीरो भी हैं वो। ठीक है, और दूसरे वो क्या है, एक्शन हीरो भी हैं। ये सबको पता है, आपको एक्शन मूवीज़ भी उन्होंने खूब की हैं। तो अमिताभ बच्चन रोमांटिक भी हैं और एक्शन भी हैं। इसके अलावा सोशल जितने भी जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी वो लगातार
बने रहते हैं, ठीक है। जितने भी जो ऐड वगैरह आते हैं, जो सोशल जितनी भी प्लान्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ज़्यादातर वो दिखाई देते हैं। मतलब सोशल प्लेटफॉर्म से वो लगातार जुड़े रहते हैं, ये भी आपको पता है। ब्लॉग्स भी लिखते हैं, है ना। तो इसका मतलब अमिताभ बच्चन जी ने जी में तीनों गुण हैं। तो वो किस में रहते हैं? त्रिभंगिमा में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लीजिए कि त्रिभंगिमा किसकी लिखी हुई है? बच्चन जी की लिखी है, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। फिर उसके बाद है आंगन के पार द्वार, ये अज्ञेय की लिखी हुई है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अज्ञेय का मतलब क्या होता है? जो कुछ भी ना जानता हो। अज्ञेय का मतलब क्या है? जो कुछ भी नहीं जानता है, ठीक है, जो ज्ञेय नहीं है, यानी जिसे कुछ पता नहीं है। अच्छा बताइए, अगर कोई भी बंदा ऐसा होगा जिसे कुछ पता नहीं होगा, ठीक है, तो वो घर में तो कुछ कार्य तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो ना वो पढ़ाई करेगा, ना वो कोई विशेष कार्य करेगा, तो वो क्या करेगा? वो चुपचाप एक जगह बैठा रहेगा। तो अज्ञेय जो थे, जो कुछ जानते नहीं थे, तो इसीलिए बेचारे कुछ जानते नहीं थे, तो वो आंगन के पार एक द्वार था, ठीक है, उनके आंगन जो था उसके पार एक द्वार था, एक बड़ा सा द्वार था जो कि सड़क पर खुलता था जाके। तो वो वहाँ बैठे रहते थे, वो कुछ करते नहीं थे, क्योंकि वो अज्ञेय थे, ठीक है। तो जो अज्ञेय होगा वो आंगन के पार द्वार पर बैठा रहेगा, ठीक है। जैसे आपने देखे नहीं है बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनके पास कुछ काम धाम नहीं होता है, बहुत सारी लेडीज़ भी मैंने ऐसी देखी हैं जिनके पास कुछ काम धाम नहीं होता, वो अपने दरवाजे पर बैठकर और पड़ोसन से बातें करती रहती हैं, ठीक है। तो अज्ञेय को कुछ पता ही नहीं था, वो तो बच्चे जैसे थे, नादान थे। तो इसलिए वो आंगन के पार द्वार पर बैठकर बातें मतलब द्वार पर बैठे रहते थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है। अज्ञेय की रचनाएं, अज्ञेय बहुत ही अच्छे कवि हैं, मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है उनकी रचनाएं, और बहुत ही भावुक रचनाएं लिखी हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अज्ञेय के लिए ये सब बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं था अज्ञेय के साथ। फिर आगे चलते हैं। फिर है शिलापंख चमकीले। शिलापंख चमकीले जो है गिरजा कुमार माथुर की है, ठीक है। मैंने सिर्फ शॉर्ट में नाम लिखे हैं, आप पूरे लिख लीजिए। शिलापंख चमकीले गिरजा कुमार माथुर की है, 1961 की। इसको आप कैसे याद करेंगे? ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे याद रखिए कि, तो देखिए आप इसको कैसे लर्न करेंगे। पहले तो आप इसको ऐसे लर्न करिए। देखिए शिला किसे कहते हैं? पत्थर को कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई पत्थर है आपके पास, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शिला, ठीक है। अब पंख है आगे, तो मान लीजिए कि जितने पत्थर होते हैं उनके क्या लग गए? पंख लग गए, ठीक है, शिला पंख, ठीक है। कभी आपने ऐसा देखा कि पत्थरों में भी पंख लग गए? लेकिन आपको ये याद करना है कि पत्थर में पंख लग गए, ठीक है। तो शिला पंख यानी पत्थर में पंख लग गए, शिला में पंख लग गए। और कैसे पंख लगे? चमकीले चमकीले पंख लगे हैं, ठीक है। ये आप इमेजिनेशन करिए, कल्पना कीजिए कि पत्थरों में पंख लग गए और पत्थर जो हैं वो उड़ रहे हैं, ठीक है। जब पंख लग जाएंगे तो कोई भी चीज़ उड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, आप मान लीजिए उस पत्थर भरे रास्ते से जा रहे हैं, तो जब आप वहाँ पर जाएंगे और पत्थरों पर पैर रखेंगे, तो जब आप पत्थरों पर पैर रखेंगे तो वो तो उड़ने, वो जो पत्थर हैं उनमें पहले से ही पंख लग गए होंगे, तो वो पत्थर क्या करेंगे? उड़ने लगेंगे। तो जब आप पैर रखेंगे तो आप पैर रख ही नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि पत्थर उड़ने लगेंगे, उनके पंख लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब उड़ नहीं पाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? आप गिर जाएंगे, ठीक है। गिर जाएंगे मतलब गिरजा कुमार माथुर, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो शिला पंख चमकीले अगर हो जाते हैं, अगर लग जाते हैं, शिला में पंख लग जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, ठीक है। तो गिरजा कुमार माथुर आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर है रंगों से मोह, ये भगवती चरण वर्मा की है, ठीक है। ये किसकी है? भगवती चरण वर्मा। देखिए कुछ लोग जो है महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ठीक है, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। भगवती को मैंने भगवा कलर से आपको याद करवाया। भगवती चरण वर्मा जहाँ भी आएगा भगवा कलर को दिमाग में सोचेंगे, और महादेवी जहाँ पर आएगा वहाँ महादेवी के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो देखिए भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई है रंगों से मोह। आपको मैंने बताया भगवती से आप क्या याद रखेंगे? भगवा रंग, ठीक है। और देखिए जो व्यक्ति भगवा रंग पहनेगा, भगवा क्या है? एक रंग है, भगवा एक रंग ही तो है। आपको मालूम है कि भगवा एक कलर होता है, ठीक है। तो भगवा एक रंग है, ठीक है। तो ये जो भगवा है एक रंग है, और जो भगवा रंग पहनेगा उसे रंगों से मोह होगा, ठीक है। आप ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति भगवा पहन रहा है, भगवा रंग, तो भगवा एक रंग ही तो है। तो जो व्यक्ति रंगों के बारे में जानता होगा, जिसे रंगों से मोह होगा, वही तो भगवा रंग को पहचान पाएगा और वही भगवा रंग को पहन पाएगा। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, रंगों से मोह भगवा यानी भगवती चरण वर्मा। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है प्यासी पथराई आँखें, ठीक है। जो अगली रचना है वो है प्यासी पथराई आँखें,
और ये नागार्जुन की है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। देखिए नागार्जुन को आप 2 पार्ट्स में तोड़ लीजिए, नाग प्लस अर्जुन, ठीक है, ये हो गई। अच्छा, अब आप इस क्या याद रखेंगे कि अर्जुन को नाग ने काट लिया, ठीक है। जब अर्जुन अर्जुन को नाग काट लेगा तो अर्जुन को क्या हो जाएगा, आप सोचिए, अगर कोई भी व्यक्ति है उसे नाग काट लेगा, ठीक है, तो उसकी आंखें कैसी हो जाएंगी, धीरे धीरे पथराई सी हो जाएंगी, ठीक है, और वो पानी मांगने लगेगा, ठीक है। पानी ज़्यादातर ये कहते हैं कि मतलब पानी मांगने लगेगा, उसे प्यास लगने लगेगी, उसकी आंखें पथरा जाएंगी, वो मरने वाला होगा, ठीक है। तो नागा अर्जुन जैसे ही आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अर्जुन को नाग ने काट लिया, और जब अर्जुन को नाग काट लेगा तो उसकी आंखें कैसी हो जाएंगी, पथराई हुई आंखें हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो मरने वाला होगा, ठीक। तो ये मैं जो बोल रही हूँ इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई ऐसा अर्जुन नहीं है। अर्जुन जो बहुत ही वीर, जो पांडवों का वर्णन आप सुनते ही होंगे महाभारत में, ठीक है, बहुत वीर पुरुष थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उनके साथ, लेकिन सिर्फ आपको लर्न करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर है बोलने दो चीड़ को, ठीक है, बोलने दो चीड़ को, ये नरेश मेहता की है, ठीक है। अब देखिए चीड़ का पेड़ जो होता है, आपको पता है चीड़ का पेड़ कैसा होता है, चीड़ का पेड़ बेचारा ऐसा होता है, ऐसा लंबा सा होता है, और बस इतने इतने में ही फैला होता है चीड़ का पेड़, ठीक है। चीड़ का पेड़ बरगद के पेड़ की तरह नहीं होता, चीड़ का पेड़ ऐसा नहीं होता जो छाया देता हो, ठीक है। तो चीड़ का पेड़ लंबा सा पेड़ होता है, जैसे नारियल का पेड़ होता है। तो देखिए बाकी जितने भी लोग होते हैं वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं ये छाया देते हैं, लेकिन चीड़ के पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठता, ठीक है। तो बेचारा जो चीड़ का पेड़ है वो किसी से बोल ही नहीं पाता, जब चीड़ के पेड़ के नीचे कोई बैठेगा ही नहीं तो उससे कौन बोलेगा, ठीक है। तो वो बेचारा वो चीड़ का पेड़ किसी से बोल नहीं पाता। तो जब चीड़ का पेड़ किसी से बोल नहीं पाता तो चीड़ के पेड़ ने भगवान से कहा, भगवान कौन थे, नरेश, ठीक है। नरेश के मतलब नरों के ईश, ठीक है, नरों के देवता। तो नरों के जो देवता थे नरेश, उनसे भगवान ने कहा कि भाई भगवान जी, मेरे नीचे तो कोई बैठता ही नहीं, मैं किसी से बात ही नहीं कर सकता। तो नरेश मेहता जी ने कहा कि भाई बोलने दो चीड़ को, ठीक है। उन्होंने कहा कि चीड़ को भी बोलने दो, चीड़ के पास भी जाया करो, उससे भी बातें किया करो, ठीक है। तो नरेश मेहता ने ये कहा कि चीड़ को बोलने दो। बस नरेश जैसे ही चीड़ को बोलने दो ये याद आएगा आपको, नरेश मेहता खुद ही याद आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगली रचना है नाटक जारी है, ठीक है। नाटक जारी है, देखिए सब मैं 1962 की रचनाएं बता रही हूँ आपको, यहाँ तक सब 1962 की रचनाएं हैं, ठीक है। तो 1962 में नाटक जारी है, ये लीलाधर जगूड़ी की रचना है, ठीक है। तो देखिए नाटक और लीला दोनों एक जैसे शब्द नहीं लग रहे आपको, ठीक है। नाटक और लीला एक जैसे ही शब्द है ना, जैसे भगवान की लीला होती है और हम लोग नाटक करते हैं मंच पर, ठीक है। तो लीला और नाटक लगभग एक जैसे शब्द हैं। नाटक को हम लीला भी कह सकते हैं, ठीक है, और लीला को हम नाटक भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब कोई नाटक करेगा, अब आप खुद सोचिए, जब कोई नाटक होता है तो उसमें कुछ महिला पात्र भी होते हैं और कुछ जो है उसमें पुरुष पात्र भी होते हैं। तो जो महिला पात्र होती हैं उनको क्या बनाना पड़ेगा, उनको बनानी पड़ेगी जूड़ी। तो आप जगूड़ी का क्या कर लीजिए, जूड़ी कर लीजिए, ठीक है। तो उनको जूड़ी बनानी पड़ेगी, जूड़ी का मतलब जूड़ा बनाना पड़ेगा। भाई जब कोई नाटक करेगा तो उसे जूड़ा भी बनाना पड़ेगा, उसे मेकअप भी करना पड़ेगा। तो जगूड़ी याद आते ही आपको खुद ही अपने आप याद आ जाएगा क्या, नाटक जारी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। फिर 1963 का है मरण ज्वार, और ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, ठीक है। इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, देखिए जैसे आप कभी मक्खन खाते होंगे, मक्खन सभी को पसंद होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत खाएंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत सबको खाना चाहिए मक्खन। लेकिन अगर आप 1 किलो 2 किलो मक्खन इकट्ठा पी जाएंगे तो क्या होगा, आपको ज्वार आ जाएगा, मतलब आपको ज्वर हो जाएगा। ज्वर का मतलब क्या है, ज्वर का मतलब बुखार आ जाएगा, ठीक है। जब हम, सीधी सी बात है, जब हम मक्खन ज़रूरत से ज़्यादा खा जाएंगे तो क्या होगा, हमारा पेट खराब हो जाएगा, और जब हमारा पेट खराब हो जाएगा तो क्या होगा, फिर हमें दिक्कत हो जाएगी और उसकी वजह से हमें ज्वर आ जाएगा, यानी ज्वर आ जाएगा, ठीक है। और ज्वर आ जाएगा तो ज्वर इतना भयंकर आएगा कि हम मर जाएंगे, ठीक है। तो मरण ज्वार किसकी वजह से आया, मक्खन की वजह से आया। तो माखनलाल चतुर्वेदी की हो गई क्या, मरण ज्वार, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। इसके बाद जो अगला है मेरा समर्पित एकांत, ठीक है, मेरा समर्पित एकांत। तो मेरा समर्पित एकांत जो है ये भी नरेश मेहता की लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए नरेश किसको कहते हैं, नरेश कहते हैं जो नरों का ईश होता है, जो क्या होता है, नर प्लस ईश, यानी ये देखिए नरेश, कौन संधि है यहाँ पर, कोई बता सकता है मुझे, ये यहाँ पर कौन संधि हो रही है,
तो नर धन ईश, ठीक है, नर धन ईश। तो ये यहाँ पर जो संधि हो रही है, यहाँ पर संधि हो रही है गुण संधि, ठीक है। आ और ई मिलकर क्या बन रहा है, ए बन रहा है, ठीक है। तो नरेश जो है वो, नरेश कौन है, जो नरों के ईश हैं, ठीक है, जो सभी मानवों के ईश हैं, जो भगवान हैं। तो देखिए जब जो भगवान होगा, जो नरेश होगा, भाई वो सबके बीच में नहीं रह सकता, ठीक है। आपको भगवान कभी दिखाई देते, नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो एकांत में रहते हैं। एकांत में इसलिए रहते हैं क्योंकि पूरे दुनिया का उन्हें लेखा जोखा करना होता है, ठीक है। किसको स्वर्ग देना है, किसको नर्क देना है, कौन कैसे कर्म कर रहा है, सबको ऊपर से देखते रहते हैं। तो जब नरेश जो होंगे, जो नरों के देवता होंगे, वो ऊपर से जब सब कुछ ये देखेंगे तो भाई उनको दिमाग अपना ठीक रखना ज़रूरी है। तो वो कैसे रहेंगे, एकांत में रहेंगे। तो जब एकांत में रहेंगे तो इसलिए उन्होंने क्या लिखी नरेश मेहता जी ने, मेरा समर्पित एकांत, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, फिर है एक सूनी नाव, ये सर्वेश्वर दयाल की है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लर्न करेंगे, देखिए, एक सूनी नाव, एक नाव है जो सूनी पड़ी है, ठीक है। चलिए मैं बना देती हूँ आपके लिए नाव, क्योंकि देखिए कल्पना पर आधारित, अगर आप कल्पना से याद करेंगे तो बहुत अच्छा याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक नाव है, ये कैसी पड़ी है, सूनी पड़ी हुई है, ठीक है। इसमें कोई भी बैठने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी नाव है, एक सूनी नाव है। अब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, वो इस सूनी नाव को देखता है, और जो वो देखता है कि बेचारा जो नाव वाला है उसकी बिल्कुल बोनी नहीं हुई है, उसकी तो उसकी नाव में तो कोई बैठा ही नहीं है। तो उस व्यक्ति को उस पर क्या जाती है, दया जाती है, ठीक है। तो जो जो फिर ये उसमें बैठ जाता है और इसको क्या देता है, इसको पैसे देता है, ठीक है। तो इसकी भी कमाई हो जाती है। और यहाँ पर जो ये व्यक्ति है जो नाव चलाता है, तो देखिए, तो सूनी नाव थी, एक सूनी नाव थी, लेकिन उस पर कौन बैठ गया, उस पर वो बैठ गया जिसे दया आ गई, यानी सर्वेश्वर दयाल, सब पर दया करने वाला। कौन है, सब पर दया करने वाला। किस में बैठ गया, सूनी नाव में बैठ गया। राम भी तो बैठे थे केवट की नाव में, ठीक है। तो उसी तरीके से सर्वेश्वर दयाल जो है किस में बैठ गए, एक सूनी नाव में, ठीक है। तो यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद फिर है लोकायतन, ये पंत की लिखी हुई है, ठीक है, लोकायतन, ठीक है। अब देखिए लोका को आप ये सब हटा दीजिए, आप केवल इतना याद रखिए, लॉक। आप क्या याद रखेंगे, लॉक। आप इसको इंग्लिश में लॉक कर लीजिए। और ये किसकी लिखी हुई है, ये पंत की लिखी हुई है। पंत का मतलब मैंने आपको क्या बताया, पैंट बताया है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लर्न करेंगे, देखिए, चूँकि लोकायतन में लॉक आ रहा है, और लॉक क्या है, लॉक मतलब ताला, ठीक है। और पंत जी क्या पहनते थे, पैंट पहनते थे। तो देखिए जो व्यक्ति जो अपने फेवरेट जो उसके कपड़े होंगे, पंत जी को पैंट बहुत पसंद थी, तो सीधी सी बात है कि वो उसको सुरक्षित रखने के लिए किस में रखेंगे, उसको लॉक में बंद करके रखेंगे, नहीं तो उनकी कोई पैंट चुरा लेगा, ठीक है। तो उनकी पैंट चुर ना जाए, उनकी पैंट कोई ले ना ले, इसलिए वो अपनी पैंट को किस में रखते थे, लॉक में रखते थे। तो लोकायतन से लॉक याद आएगा, और लॉक से आपको पैंट अपने आप याद आ जाएगी, और पैंट से आपको पंत याद आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया लोकायतन। उसके बाद देखिए यहाँ तक की रचनाएं सब 63 वाली, ये जो थी आपकी, ये 63 वाली रचनाएं हो गई, ठीक है। अब इसके बाद ये 64 वाली रचनाएं शुरू होती हैं, बाकी ये 1962 वाली रचनाएं थी, ठीक है। ये 63 वाली थी, और ये सब 61 वाली थी यहाँ तक। और उसके बाद फिर ये जो है 1964 की शुरू हो गई। 1964 में लोकायतन लिखी। उसके बाद 1964 का है चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये जो रचनाएं थी ये गजानन माधव मुक्तिबोध की थी, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लर्न करेंगे, देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, आपको पता है चांद जो होता है वो टेढ़ा होता है, ठीक है। तो केवल पूर्णमासी को वो पूरा दिखाई देता है, बाकी चांद तो ऐसा टेढ़ा जैसा ही दिखता है, ठीक है। और गजानन जो होते हैं, जो गजानन हैं उनकी जो सूंड है वो भी कैसी है, वो भी तो टेढ़ी ही होती है। जो गजानन की सूंड है वो भी टेढ़ी होती है। तो देखिए चांद का भी मुंह टेढ़ा है और गजानन की सूंड भी टेढ़ी है, तो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं ना। तो इससे आपको याद रहेगा कि जो चांद का मुंह टेढ़ा है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी हुई, गजानन नाम आ रहा है उसमें। इसके बाद जो अगली जो रचनाएं हैं, देखिए ये जो 1 2 3 4 दो रचनाएं जो है ये 1964 की हैं, और ये 2 रचनाएं 1965 की। ये भी मैं कंप्लीट फटाफट करवा देती हूँ आपको। देखिए इसको कंप्लीट करने के लिए चलिए चलते हैं। देखिए शंखमुखी शिखरों पर, ये लिखी थी लीलाधर जगूड़ी ने, ठीक है। जगूड़ी भी लिख लेते हैं हम लोग। शंखमुखी शिखरों पर लीलाधर जगूड़ी की है, और इस यात्रा में ये भी लीलाधर जगूड़ी की है, और दोनों ही 1964 की हैं। तो इसको आप एक ट्रिक से याद रखिए, आप ऐसे याद रखिए
कि इस यात्रा में लीलाधर जगुड़ी ने शंखमुखी शिखरों पर लीला की। ठीक है, तो लीलाधर जगुड़ी ने क्या करा, जो लीलाधर थे वो एक यात्रा में गए। किस में गए, यात्रा में गए। ठीक है, तो इस यात्रा में, कौन सी यात्रा में, इस यात्रा में, और उन्होंने उस यात्रा में क्या करा, जो शंखमुखी शिखर थे, यानी जो शंख की तरह इस तरह के कुछ शिखर थे ऐसे। ठीक है, शंख जैसे लगते थे, ऐसे शिखरों पर वो गए यात्रा करने के लिए। ठीक है, तो लीलाधर ने क्या करा, लीलाधर ने ऐसी यात्रा करी जहाँ पर वो शंखमुखी शिखरों पर गए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों को जोड़ लीजिए, लीलाधर, शंखमुखी और इस यात्रा। ठीक है, तो ये दिमाग में एक इमेज बना लीजिए कि लीलाधर यात्रा पर गए और शंखमुखी शिखरों पर वो गए थे, ऐसी जगह गए जहाँ शंखमुखी शिखर होते हैं। ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक, दोनों रचनाएं 1964 की हैं, दोनों आपस को मैंने कनेक्ट कर दी हैं, तीनों चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद 1965 में जो ये रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं, और 19वें नंबर पे आंगन की रंगोली। ठीक है, तो देखिए अब इसको आप कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल की है। ठीक है, तो देखिए आप में से कई लोग केदारनाथ गए होंगे। केदारनाथ जब आप जाते हैं, केदारनाथ के आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाएंगे तो कभी आप जब केदारनाथ घूमने जाते हैं तो वहाँ पर घाटियों में फूल होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और फूल कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। तो जब आप उन फूलों को देख रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जो फूल रंग बिरंगे हैं। ठीक है, तो फूलों की तरफ आपका दिमाग नहीं जा रहा जितना आपका उनके रंगों की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे रंग बिरंगे फूल हैं, बहुत सारे रंगों के फूल हैं। तो आप ऐसी दिमाग में इमेज बनाइए कि जब आप केदारनाथ जाते हैं तो आपको वहाँ पर क्या होता है, फूल मिलते हैं, और फूल कैसे, रंग वाले फूल मिलते हैं, रंग बिरंगे फूल मिलते हैं। तो आप अपने दिमाग में सोचते हैं कि फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, केदारनाथ में जब हम जाते हैं तो फूल नहीं रंग बोलते हैं। और जो फूल हैं उनमें क्या निकले हुए हैं, आगे आगे से बाल जैसे निकले हुए हैं। फूल भी कैसे हैं, जैसे आपको मालूम है कि फूलों में जो है ऊपर जो परागकण होते हैं, पुंकेसर होते हैं, वो बाल जैसे लगते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो फूल हैं उनमें बाल जैसे निकले हुए हैं उनके आगे आगे। तो आप याद कर लीजिए केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है आंगन की रंगोली। ठीक है, आंगन की रंगोली जो है ये वीरेंद्र मिश्र की लिखी हुई है। अब सोचिए, देखिए एक बहुत बड़ा आंगन है, मान लीजिए आपके घर में एक बहुत बड़ा आंगन है और वहाँ पे आपको रंगोली बनानी है। ठीक है, तो देखिए आप रंगोली बनाते हैं। ठीक है, इतने से एरिया में आप रंगोली बनाते हैं। आपने देखा होगा कि छोटा सा हमारे घर में जो आंगन होता है हम उसमें एक छोटी सी रंगोली बना लेते हैं बीच में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरा जो है 200 गज का प्लॉट है, पूरा आंगन है, और आप उसमें रंगोली बनाएं, ठीक है, तो बताइए आप अकेले बना सकते हैं, नहीं बना सकते। उस इतने बड़े आंगन में अगर कोई रंगोली बनाएगा तो वास्तव में वीरेंद्र होना चाहिए, मतलब वीर होना चाहिए। तो आंगन में, पूरे आंगन में जो रंगोली बनाएगा वो क्या होगा, वीरेंद्र होगा। ठीक है, यानी वो वीर होगा, उसमें वीरता होगी तभी बना सकता है, वरना ये ऐसे नहीं बना सकता पूरे आंगन में रंगोली। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सूचना मुझे आपको देनी थी। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको सतरंगे पंखों वाली, ये मैंने आपको केदारनाथ अग्रवाल की रचना बता दी थी। ठीक है, तो ये गलत थी, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, केदारनाथ की रचना नहीं है सतरंगी पंखों वाली। ये जो रचना है ये नागार्जुन की रचना है। ठीक है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बता रही, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक नाग है, ठीक है, एक सांप है, ये एक सांप है, ठीक है, और ये जो सांप है इसके पंख लग गए हैं। इसके क्या लग गए, पंख लग गए हैं। कभी आपने देखा है किसी सांप के पंख लगते हुए और सांप को उड़ते हुए देखा है? लेकिन आप इतना याद कर लीजिए कि एक नाग है और उसके पंख लग गए हैं, सतरंगे पंख लग गए हैं, वो भी 7 रंगों वाले पंख लग गए हैं। तो सतरंगे पंखों वाला कौन है, नाग है। तो यहाँ से आपको लर्न हो जाएगा सतरंगे पंखों वाला नाग, यानी नागार्जुन। ठीक है, तो आप प्लीज़ वो वाली जो इमेज है थोड़ा सा उसको निकालने की कोशिश कीजिए और ये वाली इमेज अपने दिमाग में डालिए। ठीक है, जिससे आपको लर्न हो जाए। तो ये आज मैंने काफ़ी रचनाएं आपको कंप्लीट करवाई हैं, और ये 5 सालों में ही इतनी सारी रचनाएं हैं। तो 1966 से लेकर 1970 तक की रचनाएं मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, 5 साल की। इतनी रचनाएं काफ़ी हैं आज के लिए, तो ये आप कर लीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको आधुनिक काल के नोट्स चाहिए
या आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स अगर आपको चाहिए होते हैं तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से मेरे जुड़ते रहिए लगातार। टेलीग्राम ग्रुप का जो आपका लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अविरल साहित्य से आप लोग लगातार जुड़िए। ये हमारा ही ग्रुप है और इसमें उन सभी नवोचित कवियों को एक स्थान दिया जाता है जो कि लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं या फिर लेख लिखते हैं, लेखक हैं या कवि हैं। तो ऐसे लोगों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए जिस ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ वो अविरल साहित्य, और अविरल साहित्य से आप कैसे जुड़ें इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दूँगी। तो आप उससे लगातार जुड़ते रहिए, जिससे आप अपनी रचनाओं को पोस्ट कर सकते हैं रोज़ाना और नए नए कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना लाइव भी दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ जाकर। तो इस तरह से अपनी प्रतिभा को ज़रूर निखारिए उससे जुड़ करके, ठीक है। तो इसके साथ ही अब ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ, समाप्त करती हूँ। लगातार लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।